तो सॉलिड स्टेट में आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। वैसे तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जब मैं थ्योरी क्लास ले रही थी सॉलिड स्टेट की तब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को शुरू पढ़ना शुरू करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमने ये फलाना चीज़ याद की और पेपर में अगर इस फलाना चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम मार्क कर देंगे। पेपर में वो क्वेश्चन आता भी है बट हम मार्क नहीं कर पाते। ठीक है। ये होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो एटीट्यूड रहता है राइट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने का, वो हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि रट लो। ठीक है, कि रट लो भाई, जितना रट लोगे, डेटा वाइज क्वेश्चन है, रट लो, डेटा आएगा और जब डेटा आ जाएगा तो डेटा को हम लोग टिक मार्क कर देंगे और हमारा आंसर डन। हमारी ये थिंकिंग रहती है। ठीक है ना। इसी थिंकिंग की वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों के सवाल हमसे नहीं बनते हैं। डन। तो इसी टॉपिक को अभी हमें डील करना है। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या है। इसके लिए पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ, फिर पॉइंट वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम शुरू करेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ये आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम किसे कहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं HCP के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग HCP के लिए एक अलग ही कंट्रीब्यूटेड वीडियो उसके लिए हम बनाएंगे। ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इसके बारे में तुमको पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल वापस से शॉर्ट में एक छोटा सा रिविजन। फॉर एग्जांपल एक क्यूब है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर में एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हर कॉर्नर में एटम मौजूद होते हैं और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हर कॉर्नर एटम अपने आजू बाजू, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, जो भी तुम्हें बोलना है, टोटल मिला के अपने जैसे और अदर यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है और अदर 7 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है, इंक्लूडिंग अपने आप को अगर वो इंक्लूड कर ले तो टोटल 8 यूनिट सेल्स के साथ इंक्लूड होता है। इसीलिए इस कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है BCC के बारे में। BCC वाला यूनिट सेल कुछ इस प्रकार का होता है कि जिस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर में आपको एटम्स दिख रहे हैं, है ना, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी आपको इस तरीके से कॉर्नर में एटम्स दिखते हैं, नो डाउट। बट कॉर्नर में एटम्स दिखने के अलावा बॉडी के सेंटर में भी आपको एटम देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है और जो बॉडी के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि वो और किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा होता है, वो पूरी तरीके से विथ इन द क्रिस्टल लाइक करता है। फिर उसके बारे में बात आती है FCC के बारे में। FCC की क्या स्पेशलिटी है कि FCC में आप लोगों के पास इस तरीके से एक लेट से मान लेते हैं हमने क्यूब बना लिया है। ठीक है, क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, नो डाउट उनके कॉर्नर्स में तो आपको एटम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्यूब के कॉर्नर के अलावा जो फेस होते हैं, हर फेस के सेंटर में भी आपको एटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऊपर के फेस में, बाजू के फेस में, नीचे के फेस में, आगे के फेस में, पीछे के फेस में। और फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। एक मिनट। ठीक है, इतनी जानकारी हम लोगों को थी। बाद में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी डिराइव करके रखी हुई है कि फेस डायगोनल कितने की होती है, आपकी बॉडी डायगोनल कितने की होती है, वगैरह वगैरह। ये सारा हम लोगों का डेरिवेशन ऑलरेडी डन है। बट मैं काम करती हूँ, फिर से वापस से ये वाली चीज़ तुम लोगों को रिकॉल करके बता देती हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 2,
मान के चलते हैं आप लोगों के पास, एक मिनट, मान के चलते हैं आप लोगों के पास एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूब मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैं सिंपल क्यूबिक मतलब एक क्यूब ले रही हूँ, मतलब ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो ए होगी। तो मान के चलिए मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये ए फॉर एप्पल है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ए फॉर एप्पल है। अब अगर मैं तुमसे कहूँगी कि मान लेते हैं ये आपका एक रेफरेंस एटम है, इस रेफरेंस एटम के रिस्पेक्ट में ये जो एटम है, ये वाला जो एटम है, ये कहाँ है, तो तुम मुझे नहीं बोलोगे कि मैडम ये तो बेसिकली फेस डायगोनल बन गई है ना, क्योंकि एक फेस के वो अगर दो अपोजिट एटम्स हैं तो आप उसको फेस डायगोनल नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। तो ये बेसिकली एक फेस डायगोनल बन गई है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका ए ही होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि क्यूब में हर एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो ये फेस डायगोनल कितनी होगी, ये √2a होगी। एग्री करते हो? अच्छा ठीक है। अगर मान के चलते हैं इस फेस के सेंटर में, मान के चलते हैं इस फेस के सेंटर में कोई एटम अगर होता, क्यों नहीं हो सकता क्या? अगर एफसीसी की बात करोगे तो फेस के सेंटर में एटम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि फेस के सेंटर में कोई एटम है। क्यूब में टोटल 6 फेजेस होते हैं, मैं किसी एक फेस को लेकर ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मान के चलते हैं इस फेस के सेंटर में एक एटम होता, और अगर मैं कहूँ कि पूरी की पूरी फेस डायगोनल √2a है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट ओ तक का ये डिस्टेंस आपको कितना लगता है, कितना होना चाहिए? अगर पूरी फेस डायगोनल √2a है और अगर ओ एक सेंटर है, तो कॉमन सेंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा √2a/2। डू यू एग्री विद इट? अच्छा ठीक है। साथ ही साथ में एक क्यूब में फेस डायगोनल के अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल, है ना। बॉडी डायगोनल का मतलब, जैसे मान के चलते मैंने इस ए को मेरा रेफरेंस एटम लिया है, छत का मेरा एक रेफरेंस एटम है, तो मुझे छत के अलावा अगर मैं बॉटम की बात करूँ, छत का अपोजिट क्या होता है, बॉटम ही होता है, तो बॉटम का मैं एक अपोजिट एटम ले लूँ और दोनों को ज्वाइन कर दूँ, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये येलो वाली लाइन जो आपको दिख रही है, जो थोड़ी सी आड़ी तिरछी अपीयर हो रही है, बट है तो येलो लाइन ही ना, दिस येलो लाइन इज बेसिकली योर बॉडी डायगोनल। इस येलो लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? अगेन बेसिक मैथमेटिक्स, आपका जो ए बी है वो √2a है, आपका जो ये वाला पॉइंट है लेट से बी डी, ये आपका अगेन ए है क्योंकि एज लेंथ है, और अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो यहाँ से इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ ए। डू यू एग्री? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a टाइम्स बराबर। अब इमेजिन करिए कि इस बॉडी के बीचों बीच में एक एटम होता, क्यों नहीं हो सकते, क्या एटम हो सकता है बॉडी सेंटर्ड। मैंने इसलिए तो आपको पहले ऊपर रिकॉल करवाया कि एससीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है। अगर इमेजिन करिए इस बॉडी के सेंटर पे एक एटम होता, ठीक है, लेट से क्यू पॉइंट पर है, लेट से क्यू पॉइंट पर है, तो ऐसे केस में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भैया एक बात बताओ, ए क्यू की वैल्यू और क्यू डी की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम बोलोगे मैडम पहले तो वो इक्वल होगी, और दूसरी बात अगर ए क्यू और क्यू डी की वैल्यू पूछ रहे हो तो टोटल पूरा ए डी √3a है, और ए क्यू क्योंकि उसका मिडवे है तो मतलब वो डेफिनेटली आपका √3a/2 होगा। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स बताई है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने चीज़ों को रिकॉल करवाया है, पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको चीज़ों को बेसिक मैथमेटिक्स बताई है। अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 को समझाना ज़रूरी है क्योंकि उसी से मैं ये टॉपिक आपको आगे समझा पाऊँगी। पॉइंट नंबर 3 इज़ माई कैरम बोर्ड। आई थिंक सभी ने कैरम बोर्ड
वाला जो गेम होता है कैरम, होप सो कैरम की मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, ये खेला है। कैरम की जो गोटियाँ होती हैं, अलग अलग प्लेयर्स के उन गोटियों को जमाने का तरीका अलग अलग होता है, बट जो एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है गोटियों को जमाने का, वो कैसा होता है बताओ। हम लोग बीच में एक क्वीन रखते हैं पिंक कलर की, है ना, और मान लेते हैं उसके आजू बाजू मैंने वाइट कलर की गोटियाँ रख दी, ठीक है, काली होती है एक वाइट होती है, तो आपकी मर्जी यार, तुम्हें जो रखना है रखो, बट मैंने मान लेते वाइट गोटियाँ रख दी। फिर उसके बाजू में मैं ब्लैक गोटियाँ रखती हूँ, है ना, ये इस तरीके से मैं ब्लैक गोटियाँ रखती हूँ, बराबर। अच्छा, ये इस तरीके से एक सर्कल उन ब्लैक गोटियों का बनता है। सभी ने कैरम बोर्ड खेला है, सभी को ये अरेंजमेंट करना आता है। अब अगर तुमने कैरम बोर्ड नहीं खेला है तो आई मस्ट से कि तुम्हारा बचपन जो है वो पूरा टेक में बीत गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। खैर, फिर अगर गोटियाँ और बच जाएं तो हम उसके आजू बाजू एक आउटर सर्कल और बना लेते हैं, है ना, करते हैं ना इस तरीके का काम। हाँ, ये सबको पता है। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कॉमन सेंस, कि वो पिंक कलर की जो रानी है उससे नियरेस्ट कौन है, मतलब कौन सी लेयर, येलो लेयर, ग्रे लेयर, ब्राउन लेयर, कौन सी लेयर उस पिंक कलर की रानी से नियरेस्ट है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे ये जवाब दोगे कि मैडम, पहली बात तो मैं बता दूं कि वो जो पिंक कलर की मेरी रानी है उसको मैंने मेरा रेफरेंस एटम रखा है ना, उसको मैंने मेरा क्या रखा है, रेफरेंस एटम। देखो, जब भी ये बातचीत होती है, इसके मार्क्स ज़्यादा आए, उसके मार्क्स कम आए, ये ज़्यादा मोटा है, ये पतला है, ये भारी है, ये हल्का है, ये लंबा है, ये छोटा है ना, इसकी नाक लंबी है, इसकी नाक छोटी है, इसके हाथ पाँव लंबे हैं, इसके हाथ पाँव छोटे हैं, जब भी इस तरीके की बातचीत होती है, इन पूरी बातचीत में हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के लिए ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी रेफरेंस की नीड होती है। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की जो मेरी रानी है उसको मेरा रेफरेंस एटम मैंने लिया। अगर मैं कहूँगी कि पिंक कलर की रानी के पास से सबसे नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट अगर मैं ऐसा कहूँगी तो तुम ये कहोगे मैडम पिंक कलर की रानी के पास से सबसे नियरेस्ट है येलो लेयर, यही जवाब आएगा आपका कि येलो लेयर देखिए उसके पास सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। अगर मैं तुमसे कहूँगी पिंक कलर की रानी के पास सेकंड नियरेस्ट कौन है, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट कौन है, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? मैडम ग्रे कलर की लेयर। मैं कहूँगी पिंक कलर की रानी के पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड नियरेस्ट बेसिकली, तो तुम मुझे कहोगे मैडम ब्राउन कलर की लेयर। क्या ये कुछ मैंने ऐसा बताया कि तुमको नहीं समझ में आया है? ऑब्वियसली तुमको सब कुछ समझ में आ गया है, ब्राउन, ग्रे, येलो लेयर, है ना। यही बातचीत अभी हमें सॉलिड स्टेट में करनी है। फ़र्क इतना है कि कैरम की गोटियों के बजाय यहाँ पे यूनिट सेल होगा, पिंक कलर की रानी के बजाय मुझे एक रेफरेंस एटम चूज़ करना पड़ेगा, और मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उस रेफरेंस एटम से, देखो क्योंकि उस रेफरेंस एटम से ऑब्वियस है कि सारे के सारे अदर एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं हो सकते ना। देखो पॉइंट नंबर 2 से ये बात क्लियर है। अगर मैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर ए वाले को अपना रेफरेंस एटम लेती हूँ तो आप बताओ ए से बी कितना दूर है, √2 a टाइम्स दूर है। ए से डी कितना दूर है, √3 a टाइम्स दूर है। ए से क्यू कितना दूर है, √3 a/2 टाइम्स दूर है। ए से आप लोगों का जे कितना दूर है, वो ए दूर है। ए से ओ कितना दूर है, वो आपका √2 a/2 टाइम्स दूर है। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं किसी भी जगह को एक रेफरेंस एटम के तौर पे अगर चूज करूं तो वो रेफरेंस एटम से अदर रिमेनिंग एटम्स सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो मेरे बहुत क्लोज होंगे, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो मेरे से थोड़े दूर होंगे, कुछ मुझसे उससे ज़्यादा दूर होंगे, कुछ मुझसे उससे भी ज़्यादा दूर होंगे। इज इट क्लियर? तो यही बातचीत हमको आज करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट बता दूं कि ये जो बातचीत की जाती है ना कि कौन मेरे से कितना दूर है, कौन मेरे से नेक्स्ट दूर है, कौन मेरे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट दूर है, कौन मेरे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट दूर है, तो उसमें भाई जो सबसे नियरेस्ट होता है, जो सबसे नियरेस्ट होता है ना, जो सबसे नियरेस्ट होता है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगी सबसे नियरेस्ट कौन है, तुमने मुझे क्या जवाब दिया? येलो।
क्या इसी सेम सवाल को ऐसे भी नहीं पूछा जा सकता था कि कितने सबसे नियरेस्ट वाले हैं? देखो, दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुम्हारे घर के पास से सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है, सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क। तो तुम बताओगे मैडम मेरे घर के पास से ये पर्टिकुलर XYZ सलून नियरेस्ट है ना, सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क ये है। अच्छा, मैं दूसरा सवाल क्या पूछ सकती हूँ, मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ कितना नियरेस्ट, उसका डिस्टेंस कितना नियरेस्ट है, बराबर। एक ये पूछा जाता है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, और फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि उसका जो सबसे नियरेस्ट है उसका डिस्टेंस कितना है। यही दो सवाल पूछे जाएंगे। तुम जिस भी एरिया में रह रहे हो, अगर तुम्हें अपने छोटे भाई बहन का, मुझे अपने बेबी का, या किसी भी इंसान को अपने बच्चे का एडमिशन अगर कराना है, वो क्या देखता है कि उसके लोकेलिटी में नियरेस्ट स्कूल कौन कौन से हैं उसके घर से। खैर अभी तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स क्या देखी नहीं जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, बट यही देखता है कि नियरेस्ट स्कूल कौन कौन से हैं। उसमें फिर वो सॉर्ट आउट करता है, अच्छा ये ज़्यादा नियरेस्ट है, ये थोड़ा और दूर है, ये थोड़ा और दूर है, ये और दूर है। फिर बात कैसी आती है कि अच्छा ये 10 किलोमीटर की रेंज को अगर मैं नियरेस्ट कह रही हूँ, जस्ट इमेजिन अगर मैं 10 किलोमीटर की रेंज को मैं नियरेस्ट कह रही हूँ, तो इस 10 किलोमीटर की रेंज में और कितने स्कूल्स आ रहे हैं? एक तो स्कूल नहीं आएगा ना। तो दो बातचीत होती हैं, ठीक है, दो बातचीत होती हैं। एक बातचीत होती है नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, बराबर। पहले इतना तो समझ में आ गया ना कि सारे डिस्टेंसेस सेम नहीं हो सकते, सारे डिस्टेंसेस में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया। और दूसरी बातचीत ये हो सकती है कि नियरेस्ट वाले है कितने। जैसे ये तो पता है कि नियरेस्ट लेयर येलो लेयर है, बट कितने हैं नियरेस्ट वाले, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 नियरेस्ट है मैडम, बराबर। तो जब भी हम ये वर्ड लेते हैं, ठीक है, जब भी हम ये वर्ड पे बातचीत करते हैं, कौन से वर्ड पे बातचीत करते हैं हम लोग, नियरेस्ट वाले टॉपिक पे बातचीत करते हैं, तो नियरेस्ट वाले टॉपिक के पास से हमेशा दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक इस बारे में बात की जाती है कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, बराबर, जो कि मैथ्स का काम है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। और दूसरा बातचीत की जाती है कि नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बराबर। अब देखो वो फर्स्ट नियरेस्ट भी हो सकता है, सेकंड नियरेस्ट भी हो सकता है, थर्ड नियरेस्ट भी हो सकता है। दो टर्म्स में बात की जाती है, एक डिस्टेंस के टर्म में और एक नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में बात करूं, जो फर्स्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, जैसे येलो लेयर सबसे नियरेस्ट है और उस येलो लेयर में कितने कैरम बोर्ड की गोटियां हैं? 7। तो दैट इज कि येलो सबसे नियरेस्ट है और क्वांटिटी वाइज कितने? 7 है। तो क्वांटिटी वाइज कितने नियरेस्ट एटम्स हैं, फर्स्ट नियरेस्ट एटम्स आपके पास कितने हैं, उन्हीं को बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग कई बार बुक्स में डिफाइन के तौर पे ये पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने अदर एटम्स टच कर रहे हैं, आप उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहिए। हम कई बार बुक्स में पढ़ते हैं, मैंने भी इस चीज़ को इसी तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एटम को और कितने एटम्स टच कर रहे हैं, आप उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए। बट वो एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है लर्न करने के लिए, समझाने के लिए। बट एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मीनिंग होता है कि अगर आपने एक रेफरेंस एटम चूज किया है, तो उस रेफरेंस एटम के नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट और कितने, मतलब सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे कितने एटम्स मौजूद हैं, उस सेम डिस्टेंस पे और कितने एटम्स मौजूद हैं। अभी एग्जाम्पल के वाया समझेगा तुम्हें, बट ये बातचीत है। जैसे अगर आप थिएटर जाते हो, जहाँ पे भी आपका वो स्क्रीन होती है, एक सबसे फ्रंट रो होती है जहाँ पे कभी नहीं बैठना चाहिए, तो मुंडी भी ऊपर करनी पड़ती है, आवाज़ भी बहुत तेज आती है। खैर, तो अगर मैं बोलूँगी कि सबसे नियरेस्ट ऑडियंस कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ना मैडम फर्स्ट रो वाली सबसे नियरेस्ट है। मैं बोलूँगी अच्छा। फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, फर्स्ट रो मैं मानती हूँ सबसे नियरेस्ट है, बट फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं? तो आप बोलोगे मैडम 42 सीट्स है हमारे पास टोटल। कोई बोलेगा मैडम मेरे पास 100 सीट्स है फर्स्ट रो में। तो उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ नियरेस्ट है वो ऑब्वियसली टच करेगी। इसीलिए इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया गया कि हाँ करके वो नियरेस्ट का मतलब टच करने वाले, बट एक्चुअल में नियरेस्ट का मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पहले किसी भी रेफरेंस एटम के नियरेस्ट वाले। ठीक है, अब हमको ये चीज़ 3 लोगों के लिए पढ़नी है, FCC के लिए, BCC के लिए और आपके SCC के लिए।
आगे जाके और भी लोगों के लिए पढ़ेंगे, बट आज की क्लास को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल चीज़ों के लिए पढ़ते हैं और सिंपल चीज़ों के वाया इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो एक बहुत ही फेमस सी ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं लिखवा देती हूँ और उस ट्रिक के बाद इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बट पहले ये ट्रिक आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमने बातचीत की डिस्टेंस की और दूसरी हमने बातचीत की कोऑर्डिनेशन नंबर की। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तुम याद रखो, फर्स्ट नियरेस्ट, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं, पहला नियरेस्ट लेयर, पहली नियरेस्ट लेयर में कितने एटम्स हैं, बात खत्म। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही होता है कि पहली नियरेस्ट में कितने, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि सेकंड नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, थर्ड नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किस नियरेस्ट का बताना है ये मेंशन नहीं किया है तो आप वो ऑटोमेटिकली आपने ये समझना है कि वो फर्स्ट नियरेस्ट की बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं कल को रेफरेंस एटम से, ठीक है, डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो किसके डिस्टेंस की बात की जा रही है ये भी पता होना चाहिए। रेफरेंस एटम, ठीक है, रेफरेंस एटम हमको ऑब्वियसली एक चूज करना पड़ेगा। रेफरेंस एटम और अदर एटम्स के बीच के डिस्टेंस की बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में अदर एटम्स और रेफरेंस एटम्स के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके बताए थे ना, बस वैसे ही कैलकुलेशन की बात की जा रही है कि अगर एक रेफरेंस एटम है और ऑब्वियसली यूनिट सेल में तो बहुत सारे अदर रेफरेंस एटम्स भी होते हैं, है ना, अदर एटम्स भी होते हैं, तो उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात की जा रही है। तो देखो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेड टेबल है। ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नंबर ए हम डिस्कशन में लाते हैं कि अगर रेफरेंस एटम और अदर एटम के बीच का डिस्टेंस 3a होता है, a होता है, 2a होता है, a/2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब ये डिस्टेंस कैसे मैडम निकालेंगे, इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब से आप इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट कर सके। वी विल प्रूव इट कि कैसे 6 होता है, वी विल प्रूव इट, डोंट वरी, बट ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर नियरेस्ट मतलब जो रेफरेंस एटम है और जो अदर एटम है, अगर उसके बीच का डिस्टेंस हुआ √3 टाइम्स ऑफ ए, या फिर लेट्स से वो हुआ a/√3, आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, समझ जाना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तीसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये कि अगर डिस्टेंस हुआ √2a या फिर हुआ a/√2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 12। और डी पॉइंट अगर कोई भी अदर डिस्टेंस हुआ, मतलब ऊपर जो मैंने लिखवा के दिए हैं उनके अलावा अगर कोई भी दूसरी रैंडम वैल्यू अगर आ जाती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 24। ये एक प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है, कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है। ऑब्जर्वेशन की गई, ऑब्जर्वेशन के बाद इस चीज़ को लिख के दिया जा रहा है और अदरवाइज इसका कोई साइंटिफिक डेटा ये नहीं है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अच्छा, जो आपको पता होनी चाहिए, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, बल्कि बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे ताकि सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आए, ताकि जब क्वेश्चन आए सीधा सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आते हैं टिक मार्क करने वाले, बट कंसेप्ट क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्लियर नहीं होते हैं तो हम कई बार उसे गलत मार्क कर देते हैं और हमें सॉलिड स्टेट कठिन लगता है, बट एक्चुअली में सॉलिड स्टेट कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है आपके पास सिंपल क्यूबिक है ना, आपके पास बॉडी सेंटर्ड है, आपके पास कौन है, फेस सेंटर्ड है, ये सारे एटम्स हैं। तो पॉइंट नंबर 6 का जो टेबल है, कई बार स्टूडेंट्स इसको रट्टा मारते हैं और कई लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है, कई लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। भैया मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, इस टेबल को रटा हुआ है मेरे को ये टेबल, तो इसके रटे हुए होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, बट अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप इसको याद रख सकते हो तो डेफिनेटली आप याद रखो, पेपर में आपका काफ़ी हद तक टाइम बच जाएगा, बट सॉल्व करते आपको आना चाहिए। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और उसके बाद फेस सेंटर्ड, इन 3 लोगों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, इन 3 लोगों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। अब पहले मैं ये टेबल लिखवा देती हूँ और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों का जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के पास जो फर्स्ट नेबरिंग, या मैं कहूँ जो पहली नियरेस्ट
ठीक है, लेयर होती है, जो मैं कहूँ जो पहले नियरेस्ट एटम्स होते हैं, वो पहले नियरेस्ट एटम सिंपल क्यूबिक के केस में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में कितने डिस्टेंस पर होते हैं, कितने डिस्टेंस पे होते हैं, वो पहले नियरेस्ट एटम्स ए डिस्टेंस पे होते हैं। और ऐसे कितने होते हैं, मैं कॉमा वाइज लिख रही हूँ, मेरा लिखने का पैटर्न आप समझना, मेरा लिखने का पैटर्न ये है, मैं डिस्टेंस कॉमा कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रही हूँ, मतलब कितने डिस्टेंस पर है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, ठीक है, और कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने हैं, ये लिख रही हूँ। तो पहला सिंपल क्यूबिक के केस में जो पहला नियरेस्ट एटम आपको मिलता है वो ए डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। जो सेकेंड नियरेस्ट एटम आपको मिलेगा वो √2 ए डिस्टेंस पे मिलेगा, और जो थर्ड नियरेस्ट एटम मिलता है वो √3 ए डिस्टेंस पे मिल जाता है। ठीक है, कितने डिस्टेंस से मिलता है, √3 ए। सिंपल क्यूबिक में फोर्थ नियरेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, जब वो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे मिलता है तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जब वो फर्स्ट नियरेस्ट में मिलता है तो फर्स्ट नियरेस्ट में यानी कि ए डिस्टेंस पे पाए जाने वाले ऐसे और कितने एटम्स हैं, तो वो होते हैं 6। ठीक है, वो कितने होते हैं, 6 बराबर, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6। यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया, ए डिस्टेंस की कैलकुलेशन से आया। सेकेंड नियरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड नियरेस्ट मुझे √2 ए डिस्टेंस पे मिलता है, सेकेंड नियरेस्ट मुझे √2 ए डिस्टेंस पे मिलता है। और ऐसे कितने और होते हैं, ऐसे होते हैं 12। ठीक है, ऐसे कितने होते हैं, 12। यानी कि सेकेंड नियरेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। सेकेंड नियरेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। जब मैं थर्ड नियरेस्ट की बात करती हूँ यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट मुझे √3 ए के डिस्टेंस पे मिलता है सिंपल क्यूबिक में। और ऐसे मेरे पास कितने होते हैं, ऐसे होते हैं मेरे पास 8, मतलब थर्ड नियरेस्ट वाले मेरे पास कितने होते हैं, 8। वी विल डू कैलकुलेशन बट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस चार्ट। और ये चार्ट को दिमाग में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी डायग्राम के बारे में समझाऊंगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में अगर हम बातचीत करें कि आपको पहला नियरेस्ट कहाँ पे मिलता है, आपका जो पहला नियरेस्ट है वो आपको कहाँ मिलता है, तो आपका जो पहला नियरेस्ट है वो आपको बेसिकली √3a/2 पे मिल जाता है। अब आई डोंट थिंक कि जिसको पॉइंट नंबर 2 मेरा समझ में आया है ये कैलकुलेशन वाला, उसको ये नहीं पता है कि √3a/2 क्या होता है। पता है ना √3a/2 क्या होता है, कॉर्नर से बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, कॉर्नर से बॉडी तक के सेंटर तक का डिस्टेंस वो आपका पहला नियरेस्ट होता है। सो प्लीज़ ऐसा रट्टा मत मानना कि हमेशा पहला नियरेस्ट ए ही होता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिट सेल की बात करो। तो बीसीसी में पहला नियरेस्ट आपको √3a/2 डिस्टेंस पे मिलता है। जो सेकेंड नियरेस्ट होता है, ठीक है, जो सेकेंड नियरेस्ट होता है वो सेकेंड नियरेस्ट आपको ए डिस्टेंस पे मिलता है। जो उसके बाद का थर्ड नियरेस्ट होता है वो √2a पे मिलता है। एंड ऑब्वियसली जो फोर्थ नियरेस्ट है वो आपको √3a पे मिलता है। ठीक है, डन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने की चीज़ है कि बीसीसी के केस में जो आपको पहला नियरेस्ट मिला √3a/2 के डिस्टेंस पर, ऐसे और कितने एटम्स है यार √3a/2 के डिस्टेंस पर, एक है ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। एक उसके खुद के यूनिट सेल में होंगे, कुछ ऊपर वाले यूनिट सेल में होंगे, कुछ बाजू वाले में होंगे। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस, बट ऐसे और कितने होंगे, तो ऐसे होते हैं टोटल 8। ऐसे टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करूं जो कि ए डिस्टेंस पर है, ऐसे ए डिस्टेंस वाले बीसीसी के केस में कितने होते हैं, 6। ऐसे कितने होते हैं, 6। और अगर मैं आपके थर्ड नियरेस्ट की बात करूं बीसीसी में, जो कि आपको √2a डिस्टेंस पे मिले हैं, जो आपको कौन से डिस्टेंस पे मिले हैं, √2a डिस्टेंस पे मिल गए हैं, जो आपको कौन से डिस्टेंस पे मिल गए, √2a डिस्टेंस पे मिल गए, ये आप लोगों के होते हैं कितने, 12। और ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि अब जो आपका फोर्थ नियरेस्ट है जो आपको √3a के डिस्टेंस में मिला है वो आपके कितने होते हैं, वो होते हैं 8। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम अगर ध्यान दो कि तो हमेशा a के साथ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, देखो a के साथ 6 आ रहा है। तुम ध्यान दो तो √2a के साथ 12 आ रहा है, देखो 12 आ रहा है। तुम ध्यान दो तो √3a के साथ 8 आ रहा है, देखो √3a के साथ 8 आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और इतना तो सबके अंदर अक्ल होती है कि a में, √2a में और √3a में a बड़ा है, मतलब छोटा a है, तो इसलिए नियरेस्ट वो होगा। नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस कम होना, है ना। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का कम होना।
अब बात आएगी किसकी, बात आएगी एफसीसी की, हम सबका प्यारा पसंदीदा चहीता एफसीसी। ये एफसीसी की क्या कहानी है। अब बात आती है एफसीसी के नियरेस्ट ढूंढने की। तो एफसीसी का जो पहला नियरेस्ट होता है, ठीक है, जो एफसीसी का पहला नियरेस्ट होता है वो होता है आप लोगों के √2a/2 पर। ठीक है, ये आपका पहला नियरेस्ट कहाँ होता है, √2a/2 पर। सेकेंड नियरेस्ट ऑब्वियस है ए पर होगा, थर्ड नियरेस्ट √2a पे होगा, फोर्थ नियरेस्ट ऑब्वियस है कि √3a पर होगा। ठीक है, लेकिन पहला नियरेस्ट कहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नियरेस्ट वाले ऐसे कितने और एटम्स हैं, इस पे बातचीत करो। फर्स्ट नियरेस्ट वाले ऐसे और कितने एटम्स हैं ये आपको याद करना है। अच्छा तो देखो फर्स्ट मैं सिखाऊंगी कैलकुलेशन, बट चार्ट अगर पहले से प्रिपेयर है तो अच्छा लगता है ना काम करने में। ठीक है, ताकि हम देख सके कि अरे हाँ हम जो बातचीत कर रहे हैं वो सही बातचीत कर रहे हैं। ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे आपको और ऐसे कितने लोग मिल रहे हैं, आपको ये चार्ट पे बातचीत करनी है। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तो ऐसे आपको मिलते हैं 12 लोग, 12 मिलते हैं, और ए के साथ तो डेफिनेटली 6 ही आएगा, जैसा मैंने ऊपर लिखाया। √2a के साथ जो मतलब √2a वाले डिस्टेंस पर है। अच्छा एक मिनट, मेरे को यहाँ पे करेक्शन करना है, सॉरी, यहाँ पे ना जो तुम्हारा थर्ड नियरेस्ट है वो √3/√2a है। एक मिनट, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी एक। ठीक है, इसको ए कर दो, √3/√2a पे है। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट। और ऐसे कितने लोग होते हैं, ऐसे होते हैं 24 लोग। अच्छा, और जो फोर्थ नियरेस्ट होता है वो ऐसे होते हैं आपके पास 12 लोग। यानी कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो यहाँ पे सेट है 6, 12, 8। मतलब 6 मतलब पहले नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 मतलब दूसरे नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, और 8 मतलब तीसरे नियरेस्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। बीसीसी की अगर बात करूं तो ये सेट है 8, 6, 12, 8। ठीक है, पहला दूसरा तीसरे चौथे का कोऑर्डिनेशन नंबर। और एफसीसी की बात करूं तो ये सेट है 12, 6, 24, 12। ठीक है, ये ऐसे। और अगर मान लेते हैं पेपर में ऐसा पूछा गया कि बताइए सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाना सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा मैडम कि 12 होगा कि 8 होगा, ये नहीं सोचना। आपको अगर सिर्फ इतना बोला गया है कि भाई ये एक बात बता, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का कितना है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको ये नहीं बोल रहा है पहला नियरेस्ट का कि दूसरा नियरेस्ट का, तो समझ जाओ कि ऑटोमेटिकली वो पहले नियरेस्ट की बात कर रहा है। और अगर वो फर्स्ट नियरेस्ट की बात कर रहा है तो फर्स्ट नियरेस्ट के लिए सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, बीसीसी का लेट्स से अगर उसने आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया तो उसमें घबराना नहीं, क्या उसके तो 4 होते हैं, चारों में से हमको कौन सा आंसर रिपोर्ट करना है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो आपसे पहला नियरेस्ट ही पूछ रहा है। अगर उसको दूसरा या तीसरा या चौथा नियरेस्ट पूछना होता तो स्पेसिफिकली वो मेंशन करता। अगर मेंशन नहीं है मतलब वो पहले के बारे में बात कर रहा है। अगर पहले के बारे में बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। एफसीसी के लिए अगर बातचीत करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको क्या करना है, अपने छोटे से दिमाग में याद रखना है। ये याद रखने वाला डेटा है, और इसीलिए मैं कहती हूँ मैक्सिमम लोग इसको रट लेते हैं कि हाँ करके इसको रट लो, ये तो याद ही रखने वाला डेटा है। बट इसके पीछे भी मैथ्स इन्वॉल्व है, साइंस इन्वॉल्व है, साइंस तो नहीं कहिए मैथ्स इन्वॉल्व है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। खैर उस पर बातचीत कर लेंगे। अच्छा, HCP जिसको मैं अलग से समझाऊंगी, इस पर्टिकुलर क्लास में तो मैं नहीं समझाने वाली हूँ, बट HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये भी बेसिकली कितना होता है आप लोगों का, 12 होता है। ठीक है, ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। और वैसे मैंने और भी बातचीत की हुई है कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो पुराने क्लासेस है मेरी। जैसे मैंने ये बताया था कि अगर कभी पैकिंग 1D पैकिंग रही तो 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है ना, मैंने ये बताया है। अगर आपके पास मान लेते हैं क्या है, एक टेट्राहाइड्रल है, लेट्स से कोई टेट्राहाइड्रल आपके पास है, तो टेट्राहाइड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है ना। ये सारी बातचीत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इससे पहली वाली क्लासेस में हम ये कर चुके हैं, इस सारे में टॉपिक्स में बातचीत, तो अभी वो खैर रिपीट नहीं करते।
अब बात आती है कि मैडम आपने कैसे कहा कि वहाँ 12 होंगे, 8 होंगे, आपको कैसे पता कि डिस्टेंस ए पर होगा, आपको कैसे पता कि डिस्टेंस √2a पर होगा। तो चलो अब इसके प्रूफ की बातचीत करते हैं कि ऊपर जो भी चीज़ें लिखाई गई, हाँ ये 1D 2D इनको छोड़कर, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुकी हूँ, रेफर प्रीवियस क्लासेस जहाँ पर मैंने 1D 2D का अरेंजमेंट सिखाया है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई है। तो आप पुरानी क्लासेस को रेफर कर सकते हो और इस चार्ट में 1-2 पॉइंट्स और भी इंक्लूड कर सकते हैं। खैर, अभी हमारी बातचीत चल रही है प्रूफ के प्रति कि मैडम आपको कैसे पता कि पहला नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इतना होगा, दूसरा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इतना होगा, तीसरा वाला इतना होगा, चौथा वाला इतना होगा, आपको कैसे पता। तो पहला डिस्कशन करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल हमने ड्रॉ कर लिया, ये इधर डंडी, ये इधर डंडी, ये इधर डंडी, ये इधर डंडी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो ऑब्वियस है कि उसके कॉर्नर में ही एटम्स होंगे, बाकी जगह एटम्स नहीं होंगे, है ना। इतनी बेसिक सॉलिड स्टेट आपको आनी चाहिए। अब मुझे कोई एक रेफरेंस एटम चूज करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको अपना रेफरेंस एटम चूज कर लेती हूँ। आप किसी और को भी अपना रेफरेंस एटम चूज कर सकते थे, बट आई चूज दिस वन एज माई रेफरेंस एटम, है ना। क्योंकि अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो मैंने ये एक रेफरेंस एटम चूज कर लिया, ठीक है, आई डिड। अब अगर मैं इस रेफरेंस एटम से पूछूं कि तेरे बाजू में जो अदर एटम्स हैं उनकी तुझसे क्या क्या डिस्टेंस है, तो देखो इस रेफरेंस एटम को अगर मैं ओ कहूँ तो ओ के बाजू में मुझे ये ए दिख रहा है। बताओ ओ और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है। आप कहोगे मैडम ये एज लेंथ है, तो भैया ए का ही डिस्टेंस होगा। मैं बोलूँगी बढ़िया। मैं बोलूँगी ओ और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। आप बोलोगे मैडम ये भी ए का डिस्टेंस है क्योंकि ये भी एज लेंथ है। मैं बोलूँगी ओ से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। आप बोलोगे मैडम ये भी एज लेंथ ही है तो इसका भी डिस्टेंस ए ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि ओ और आपके डी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो ये इस बार एज लेंथ नहीं है, ये इस बार कौन है, फेस डायगोनल है, जो कि मैं ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 में समझा चुकी हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √2a। तो ओ और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, √2a का डिस्टेंस है ना। अगर मैं कहूँगी कि डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो देखो ओ और ई अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये भी एक फेस डायगोनल ही बनेगी, बट आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट अगेन एक और फेस डायगोनल, फालतू खिचड़ी मच जाएगी ना। तो मतलब ओ से आप जितनी भी फेस डायगोनल्स बना सकते हो, ओ से आप जितनी भी फेस डायगोनल्स बना सकते हो। देखो किसी भी गिवन एक पॉइंट से आप 3 ही फेस डायगोनल बना सकते हो। अगर आप जिस कमरे में बैठे हो अपनी थोड़ी मुंडी ऊपर लिफ्ट करो, कमरे की छत को देखो, कमरे की छत के कोने को देखो जहाँ पे जाला लटक रहा होगा। फिलहाल मेरी ट्यूबलाइट के ऊपर एक जाला लटकता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है राइट। तो उस पर्टिकुलर कमरे की छत को देखो, उसके पॉइंट को देखो, वो पॉइंट और कितनी चीज़ों को टच कर रहा है। एक खुद वो छत को टच कर रहा है, एक दीवार को टच कर रहा है बाजू वाली, और एक और बाजू वाली। मतलब बेसिकली इस तरीके का अरेंजमेंट है फिलहाल मेरी आंखों के सामने कि एक छत को टच कर रहा है वो इस तरीके से, और एक बाजू वाली। ये मतलब ये पॉइंट ऐसी टोटल 3 जगहों को टच करता है। कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक कॉर्नर सिर्फ 3 फेसेस को टच करता है। आप विजुअलाइज करो, आप सॉलिड स्टेट को जितना विजुअलाइज करोगे आपको उतने अच्छे से समझेगी सॉलिड स्टेट। आप अपनी मुंडी उठाओ, कोई भी एक पॉइंट ऊपर देखो अपनी छत का, उस छत का कोई भी एक पॉइंट टोटल कितनी फेसेस से फेस डायगोनल बना सकता है, तो देखना वो सिर्फ 3 ही फेस डायगोनल बना सकता है। मतलब कोई भी एक पॉइंट सिर्फ 3 फेजेस को टच कर सकता है। टोटल कितनी फेजेस होती हैं, 6 में से कोई भी एक पॉइंट 3 फेस डायगोनल्स को टच करता है, बाकी की 3 फेस डायगोनल्स कभी टच नहीं हो पाती, है ना, कभी टच नहीं हो पाती। वो उस पॉइंट से आप फेस डायगोनल से 3 ही बना सकते हो, 3 ही फेजेस को क्योंकि वो टच करता है। अब छत कभी जमीन को टच करती है क्या, तुम खुद सोचो। तो बेसिकली वो तो वैसे भी रूल आउट हो गया ये ऑप्शन, है ना। तो उससे 3 ही फेजेस को टच करता है। तो उस ओ पॉइंट से मैं टोटल 3 फेस डायगोनल बना सकती हूँ। अब जैसे ओ मेरा एक छत का पॉइंट है, तो एक छत की फेस डायगोनल, एक बाजू वाली फेस डायगोनल जिसको मैं ये कह सकती हूँ, एक ये वाली फेस डायगोनल ये भी बनाई जा सकती है, बट मैं उन तीनों को नहीं बना रही हूँ, ठीक है। टोटल 3 फेस डायगोनल बनाई जा सकती है, मैंने एक ही बनाई है। अच्छा, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट है तो 3 बना के क्या मतलब है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ओ पॉइंट से अगर आप इस ई पॉइंट को टच करते हो तो क्या ये फेस डायगोनल है,
हाँ भाई, ओ से ई को टच करोगे तो वो भी फेस डायगोनल में आएगा। ओ से, अच्छा ई नहीं, इसको एफ कर दो। अगर ओ से ई को टच करते हो तो ये भी फेस डायगोनल की ही कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अगर तुम ओ से अब बी को तो टच कर चुके हो जो कि एज लेंथ है, ओ से सी को टच कर चुके हो वो भी एज लेंथ है, ओ से ई को टच कर चुके हो जो कि फेस डायगोनल है ना। तो अब कौन बच गया जिसको तुमने स्टिल अभी भी टच नहीं किया? तो वो बच गया ये पॉइंट के फॉर काइट। अगर मैं इस ओ से इस पॉइंट के को टच करती हूँ, इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट के को अगर मैं टच करती हूँ तो ये फेस डायगोनल नहीं है, ये कौन सी डायगोनल है? ये बॉडी डायगोनल है और इसकी वैल्यू होती है √3a। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 3 प्रकार के डिस्टेंसेस पॉसिबल होते हैं, एक एज लेंथ वाला, एक फेस डायगोनल वाला और एक होता है √3a वाला। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? कौन सा? एक √3a वाला। टोटल 3 प्रकार के ही डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं उस यूनिट सेल के अंदर। इन तीनों के अलावा और कोई डिस्टेंस नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपको अगर कोई मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ, अब कई लोग ऐसे बोल सकते हैं मैडम वो अगर बीच में एक एटम होता तो वो वाला भी तो एक डिस्टेंस। अरे भाई, सिंपल क्यूबिक में बीच में कोई एटम होता ही नहीं है ना। सिंपल क्यूबिक में तो बीच में कोई एटम होता ही नहीं है। तो जब बीच में कोई एटम ही नहीं होता है तो ऐसे केस में वो अजम्पशन भी काम नहीं आएगा, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा चलो, डन, वेरी गुड। अब ऐसे केस में ये तो हम लोगों की बातचीत हो गई। तो इसीलिए देखो मैंने उस चार्ट में 3 नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस लिखे थे। एक लिखा था ए लिखा था √a और एक लिखा था मैंने √3a। तो समझा कि वो 3 ही क्यों लिखे थे। अच्छा, अभी तो सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर कोई पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पहला नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या है तो आप बोलोगे ए। सेकेंड नियरिंग डिस्टेंस क्या है, नेबरिंग डिस्टेंस क्या है? √2a। तीसरा √3a। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले डिस्टेंस वाली बातचीत को हम समझ लेते हैं ना, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो, केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, दैट इज बीसीसी। बीसीसी को भी भैया सब लोग जानते हैं। बीसीसी एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कॉर्नर्स में तो आपको 8 एटम देखने को मिलते ही मिलते हैं, बट उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी आपको कितने एटम? आपको 1 एटम देखने को मिलता है। यानी कि कॉर्नर पे इस तरीके से आपको 8 एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर कॉर्नर में। लेकिन इन कॉर्नर के अलावा आपको बीचों बीच एक और एटम देखने को मिलेगा जो किसी और के साथ शेयर हो रहा नहीं होता। पूरी तरीके से वो कमरे के अंदर अपना मस्त बैठा रहता है, राइट। जैसे कमरा है, कमरे में मान लो अज्यूम करो एक बीचों बीच एक चमत्कारी बॉल हवा में लेट से खड़ी, जैसे हैरी पॉटर का जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट की मूवी में जब वो क्या कहते, कौन सा तो एक उनका कंपटीशन होता है, वो जब वो गेम खेल रहे होते तो जैसे ही वो बॉक्स खोलता है वो सुनहरी बॉल निकल के उस बॉक्स से बाहर आके आसमान में लटक जाती है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, वैसा वो एटम मस्त लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बात करनी है रेफरेंस एटम की। तो देखिए, आपको एक रेफरेंस एटम तो लेना ही पड़ेगा। तो हम रेफरेंस एटम लेते हैं कॉर्नर वाले को। मैडम अपने बाकी कॉर्नर वाले को नहीं लिया। देखो, कॉर्नर कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर इक्विवेलेंट है, आप किसी को भी रेफरेंस लो। बट मेरी आदत ये वाले के साथ है ना काम करने की, राइट हैंडेड, तो मैं इसको ले रही हूँ मेरा रेफरेंस एटम। अच्छा मैडम, आपने बीच वाले को क्यों नहीं लिया रेफरेंस एटम? देखो, बीच वाले को मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीच वाला जो एटम है वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है। मतलब किसी और, यानी कि वो पूरी तरीके से यूनिट सेल के अंदर है, वो आजू बाजू की किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने ही एटम से चिपकता है। तो इसीलिए उसको मैंने नहीं लिया। हम कॉर्नर वाले के रेफरेंस में देखते हैं। अगर मैं बीच वाले के रेफरेंस में भी देखूंगी ना तो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आएगा, क्योंकि वो बीच का जो एक रेड वाला बॉल है वो 8 लोगों से टच होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ जब मैंने बीसीसी, एफसीसी और एससी का स्ट्रक्चर सिखाया था। खैर, अभी रेफरेंस एटम के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट डिस्टेंसेज हमको देखनी है। तो देखो, सबसे पहले ये ए पॉइंट तक अगर मैं जाऊँ, ओ से ए तक जाऊँ, तो ये डिस्टेंस ए होगा और ये किस कैटेगरी में आएगा? ये एज लेंथ की कैटेगरी में आएगा। खैर, वैसे आप इसको एज लेंथ की कैटेगरी में, चलो ठीक है बोल देते हैं। ओ से अगर मैं बी पॉइंट तक जाती हूँ तो ये भी एज लेंथ की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो भी तो देखो ना एज लेंथ ही तो है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं ओ से लेट से सी की कैटेगरी में जाती हूँ तो ये भी तो एज लेंथ ही है, ये भी आपके एज लेंथ की कैटेगरी में आएगा।
तो यानी कि यहाँ पे ए डिस्टेंस पे, जैसे ऊपर वाले केस में हमें एज लेंथ मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही है। ओ से अगर मैं ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देती हूँ डी, तो ओ से अगर मैं डी को ज्वाइन करूँ तो ये फेस डायगोनल है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स ऑफ ए। और ऐसी कितनी फेस डायगोनल्स पॉसिबल है जरा बताना। ओ से कितनी फेस डायगोनल, किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ 3 ही फेस डायगोनल पॉसिबल हो सकती है ना। किसी भी एक पॉइंट से कितनी फेस डायगोनल पॉसिबल हो सकती है, 3। कैसे, अगर मैं इस ई पॉइंट को टच करूँ तो ये भी फेस डायगोनल ही बनाएगा। अगर मैं इस ओ पॉइंट से इस एफ पॉइंट को टच करूँ तो ये भी फेस डायगोनल ही बनाएगा। तो यानी कि एज लेंथ एग्जिस्ट करता है, बीसीसी के केस में एज लेंथ ए एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ में फेस डायगोनल आप लोगों का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। उसके अलावा और क्या एग्जिस्ट करता है मैडम, एक बॉडी डायगोनल भी तो एग्जिस्ट करेगी ना। अच्छा बिल्कुल यार, बॉडी डायगोनल भी एग्जिस्ट करेगी। चलो बॉडी डायगोनल भी बना लेते हैं। कहाँ बनाए, ये देखो, इस ओ पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक जाती हूँ, क्योंकि वही इकलौता पॉइंट था ना जो छूट गया था, बाकी सारे पॉइंट्स को तो हम टच करवा चुके हैं। तो अगर मैं इस जी पॉइंट तक जाती हूँ तो बॉडी डायगोनल होगी, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे √3 ए। तो एक √3 ए वाला डिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे उस रेफरेंस एटम से आपने एक एटम अभी छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ गया है, अरे भाई ये बीच में भी तो एक एटम है। इस बीच वाले एटम तक अगर मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की, तो हमारा एम क्या है कि रेफरेंस एटम से आप कितने कितने एटम्स को टच करवा सकते हो, उस पर बातचीत कर रहे हैं। या कितने कितने रेफरेंस एटम से आप कितने अदर एटम्स तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो बीच वाले एटम को क्यों छोड़ दिया, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो बीच वाला एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए हमने नहीं लिया था। बट इस बार तो बीच का एटम एग्जिस्ट कर रहा है ना। अच्छा हाँ, एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। बॉडी डायगोनल का हाफ होगी, यानी कि √3a/2 होगी। तो यहाँ पे √3a/2 आएगा। तो यानी कि बीसीसी में टोटल 4 डिस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। अब आप अपनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, मैथ्स का इस्तेमाल करिए, और मुझे बताइए ए, √2a, √3a और √3a/2 इनमें सबसे छोटा कौन है। डिवीजन अगर आप करके देखो तो आपको पता चलेगा √3a/2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा a है, उससे बड़ा √2 है, और उन सबसे बड़ा कौन है, √3a है। इसीलिए जब मैंने वो चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में देखो पहला नियरेस्ट नेबरिंग इसको लिया, दूसरा इसको लिया, तीसरा इसको लिया, चौथा इसको लिया। इज इट क्लियर कि कैसे आ रहा है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली आ रही हैं। तो मुझे लगता कि एक स्टूडेंट को अगर ये चीज़ डिराइव करने को दी जाए तो वो डिराइव ना कर पाए, कर लेगा, वो आराम से कर लेगा अगर सीखा है तो। चलो अब एक बार एफसीसी के लिए भी बात कर लेते हैं। तो एफसीसी के लिए देखना थोड़े से कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं कॉम्प्लेक्शन, आप खुद सोचिए। जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रही थी तो सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर एटम्स थे, एक को हमने रेफरेंस ले लिया, तो सिर्फ 7 के रिस्पेक्ट में बातचीत करनी थी, है ना। अच्छा, जब मैं बीसीसी की बात कर रही थी तो बीसीसी के केस में 8 कॉर्नर एटम्स थे, एक बॉडी सेंटर्ड था। कॉर्नर को अगर मैं रेफरेंस ले चुकी हूँ तो मेरे पास बचे कितने, 8 बचे, 7 कॉर्नर वाले बच गए, एक बॉडी सेंटर्ड वाला बच गया। मतलब काम बढ़ जाता है ना, काम बढ़ जाता है। एक एटम अगर और आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस होगा ये सोचना पड़ता है, तो काम बढ़ जाता है। तो एफसीसी में तो 8 कॉर्नर्स होते ही होते हैं। 8 कॉर्नर्स के अलावा इसके पास तो फेस सेंटर एटम भी होते हैं, है ना। 8 कॉर्नर्स के अलावा इसके पास तो फेस सेंटर्ड एटम भी होते हैं। तो ऐसे केस में इसमें तो कैलकुलेशन का काम हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कैलकुलेशन का काम हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले एफसीसी होती क्या है, एफसीसी में हर कॉर्नर के पास एक एटम होता है और टोटल 6 फेजेस होते हैं। हर फेज के सेंटर पे क्या होता है, एटम होता है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फेज सेंटर्ड को। आपको ये रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट की अगर इस क्लास में हो, इस क्लास को पढ़ रहे हो तो बेसिक सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। अब मुझे बताइए, आप एक रेफरेंस एटम लीजिए। चलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, हमारा रेफरेंस एटम ले लेते हैं। मेरे कहने पर ये वाली बात पे आप बिलीव मत करो कि पहला नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मैडम आपने चार्ट में क्योंकि लिखवाया था कि वो √2a/2 होता है इसीलिए हमने मान लिया। आप खुद करके देखो, मैंने दोनों करके दिखाए ना, इसको भी मैं करके दिखाती हूँ कि सही में ऐसा होता है। मैं कुछ भी अपना फलाना फलाना नहीं बकवास कर रही हूँ, ऐसा सही में होता है, इसलिए वो चार्ट बनाया गया है।
खैर चलो उस रेफरेंस एटम से बातचीत करते हैं। देखो अभी टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स 8 कॉर्नर वाले, 6 फेज वाले, टोटल 14 हो गए। अगर आप एक को रेफरेंस ले रहे हो तो बचे कितने, 13। मतलब उस एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें 13 एटम्स के डिस्टेंसेस देखने हैं उस एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। खैर तो मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से मैंने चेकिंग करना शुरू किया। तो पॉइंट 1 तक अगर मैं जाऊंगी तो इसको तो एज लेंथ कहेंगे, है ना। तो ये एज लेंथ वाला डिस्टेंस हो गया, ये एज लेंथ वाला डिस्टेंस हो गया। और कौन कौन से पॉइंट्स को एज लेंथ कहेंगे, पॉइंट बी पे अगर जाते हैं तो इसको भी एज लेंथ कहेंगे मैडम। पॉइंट सी पर अगर जाते हैं तो इसको भी एज लेंथ की ही कैटेगरी में डाला जाएगा। तो यहाँ पे भी एज लेंथ वाले टोटल कितने केसेस हो गए, 3। ठीक है, टोटल हमें कितने केसेस डिस्कस करने, 13, क्योंकि 14 में से एक रेफरेंस है तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 13 लोगों से बातचीत करनी होगी ना। ठीक है, अच्छा तो 3 लोगों से तो बातचीत हो गई, बचे 10। अच्छा ओ का अभी आप एक काम करो, ओ को अब किसके बात करवाओगे, आपने बोला अच्छा ओ जाके जरा डी से बातचीत कर। तो ओ और डी को अगर मैं बातचीत करूँ तो ओ और डी एक क्या है, ये लोग एक फेज डायगोनल है। ये कौन है, ये एक फेज डायगोनल है, यानी कि ये कितना है, ये √2a है। ऐसी और कितनी फेज डायगोनल्स होंगी, मैं प्रवचन दे चुकी हूँ। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 ही फेजेस को टच करता है। आप चेक कर लीजिए, अपनी मुंडी ऊपर उठाइए, अपनी घर की दीवार छत को देख लीजिए, किसी भी कोने को देख लीजिए, बॉटम जमीन को भी देख सकते हो, बट छत को देखने की विजुअलाइजेशन इज मच ईजियर। ठीक है, तो अब छत को देख लीजिए, कोई भी एक पॉइंट से 3 ही फेजेस को टच करता है ना। तो आप चेक कर लीजिए, तो ये टोटल 3 फेजेस को टच करेगा। एक डी पॉइंट को टच करेगा तो एक फेज डायगोनल बनेगी, इस ई पॉइंट को टच करेगा तो एक और फेज डायगोनल बनेगी, और उसके अलावा इस एफ पॉइंट को टच करेगा तो एक और फेज डायगोनल बनेगी। तो हमने टोटल 6 केसेस डिस्कस कर लिए, जिसमें से 3 केसेस एज लेंथ वाले हैं, 3 केसेस फेज डायगोनल वाले हैं, है ना। तो 2 प्रकार, मतलब एफसीसी में 2 प्रकार की लेंथ पाई जाती है, एक पाई जाती है ए और एक पाई जाती है आपकी कितनी, √2a। ये तो पूरी दुनिया को पता है। उसके अलावा आपका जो एफसीसी है, एफसीसी में ये भी तो पॉसिबल है ना मैम कि आपका जो क्या कहते हैं ऊपर का जो रेफरेंस पॉइंट है ओ, वो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है इस जी पॉइंट को टच करे जो कि बॉडी डायगोनल फॉर्म कर रहा हो। तो बिल्कुल भाई कर सकता है, ऊपर के केसेस में करवाया है तो इसमें भी कर सकता है। और ये डिस्टेंस बोलो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √3a। मतलब एफसीसी में एक तीसरा डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि √3a। क्या यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो देखो अभी जैसे मैंने ये कहा था कि फर्स्ट केस में आप कॉर्नर एटम से सेंटर तक की पॉसिबिलिटी मत लेना, क्योंकि सेंटर में कोई एटम ही नहीं है। फिर मैंने कहा था कि बीसीसी में आपको पॉसिबिलिटी ले सकते हो क्योंकि सेंटर में एटम है। और अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो रेफरेंस से आपको ये बीच में, आपको यहाँ कहीं बीच में कोई एटम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो डोंट टॉक डैश, ठीक है, कि ये मैडम यहाँ का भी अपन लेंगे करके, नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ कोई एटम ही नहीं है तो क्यों लोगे। हाँ, तुम ये आर्ग्यूमेंट जरूर कर सकते हो कि इस बार मैडम फेसेस के बीच में एक एटम है, तो अपन अपने रेफरेंस से लेकर पूरा फेस डायगोनल कवर ना करते हुए अगर सिर्फ फेस डायगोनल का आधा डिस्टेंस कवर करें तो बोलिए, समझ रहे हो, फेस डायगोनल का आप सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करिए, आप मैडम सिर्फ आधा डिस्टेंस कवर करिए फेस डायगोनल का, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। आप सिर्फ इस पॉइंट तक आइए, आप अभी कौन सा नंबर चल रहा है जी, आप इस H पॉइंट तक आइए, आप इस I पॉइंट तक आइए, आप इस J पॉइंट तक आइए, है ना। ये क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट 3 ही फेजेस को टच कर सकता है, तो ये पूरे H I J ये सभी के सभी कितने डिस्टेंस पे होंगे, ये √2a/2 के डिस्टेंस पे होंगे, ये √2a/2 के डिस्टेंस पे होंगे। मतलब यहाँ पे एक चौथा डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज √2a/2। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, जिसे कई लोग सिंप्लीफाइड वे में a/√2 भी कहते हैं, है ना। आप √2a/2 बोलो या a/√2 बोलो, बात एक ही है, रैशनलाइज कर लोगे तो। खैर बट ये एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है क्या, सोचो। अरे बिल्कुल हो सकती है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और एग्जिस्ट कर सकती है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, हमारे हिसाब से तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज बात कर ली, नहीं अभी भी आपने एक पॉसिबिलिटी को छोड़ दिया है। कौन सी पॉसिबिलिटी छूटी है, अगर वो देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट 3 फेजेस को टच करता है, बराबर, कोई भी रेफरेंस पॉइंट 3 फेजेस को टच करता है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट किसी भी 3 फेजेस के सेंटर को टच करता है, मतलब सेंटर एटम जो है, फेज सेंटर एटम, उसको टच करता है। लेकिन जो 3 फेजेस बच गए जिसको वो रेफरेंस पॉइंट टच नहीं कर रहा है,
उसके फेस सेंटर्ड एटम्स का क्या होगा, ठीक है, उसके फेस सेंटर्ड एटम्स का क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, कोई भी रेफरेंस एटम 3 फेजेस को टच करता है तो ऑब्वियसली उन फेजेस के जो फेस सेंटर्ड एटम है वो उन्हें भी टच करेगा, बट जिन 3 फेजेस को वो टच नहीं कर रहा उनका क्या, उनके साथ का भी तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आप इस O से लेकर इस पॉइंट तक का भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये O उस फेस को टच नहीं कर रहा है, बराबर, वो उसको टच नहीं कर रहा, जो टच कर रहा था उसका वो फेस डायगोनल का हाफ हमने कर दिया, बट ये तो टच ही नहीं कर रहा, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इवन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैडम देखो ये नीचे वाले को भी तो टच नहीं कर रहा है, देखो क्योंकि 3 को टच कर रहा है तो ऑब्वियसली 3 को टच नहीं करेगा, तो मैंने उनमें से सिर्फ एक बताया है, ठीक है, मैंने उनमें से सिर्फ ये बताया है जिसको वो टच नहीं कर रहा है ना, जो एज जिस फेस से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, ये डिस्टेंस कितना होगा, आप इस पर बातचीत करिए। तो अब इसके लिए लगानी पड़ेगी मैथमेटिक्स कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब, तो बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, ऐसी कोई कठिन मैथमेटिक्स नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आप एक काम करो, रुको 2 मिनट, आप इसको ज्वाइन कर दो। अगर इसको ज्वाइन करोगे तो देखो O से लेकर G तक का डिस्टेंस √3a है, ये तो आप मानते हो, O से लेके G तक का जो डिस्टेंस है वो √3a है। O से लेके इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फेस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फेस को टच नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे P से लेके G तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो P से लेके G फेस डायगोनल का आधा है, यानी कि वो √2a/2 है ना, वो बेसिकली क्या है, √2a/2 है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो √2a/ क्या है 2 है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये हमारे लिए समस्या क्या कहते हैं प्रकट हो गई कि ये कैलकुलेशन अब कैसे करें। तो ये कैलकुलेशन कैसे करें, इसका जो काम है, जैसे मैंने एक ट्राइंगल आपको बनाकर दिया, आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मैथ्स लगानी पड़ेगी। इससे बेटर है आप इस तरीके से करो, जो मैं शेड करके दे रही हूँ ना रीजन, आप इस शेडेड रीजन से करो, ये ट्राइंगल आप कंसिडर करो। 2 मिनट करने दो शेड, ये जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है ना, आप इसमें लगाओ। तो AO ये कितनी दी हुई है A, अच्छा AP ये पता है क्या, ये AP पता है क्या, ये कितनी है बताओ, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या। आप 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, रुको 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 रुको, नहीं ठीक है ठीक है, आप इस ट्राइंगल से कैलकुलेशन करो। जब आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर कैलकुलेशन जब आप करेंगे, ठीक है, जब आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तब यहाँ से आपको जो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, जब आपको यहाँ से जो डिस्टेंस मिलेगा, दैट डिस्टेंस विल बी √3a/√2, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक 5वां डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज √3a/√2। अब आप कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ इन सब में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। तो √3/√2, इसकी अगर मैं मैथमेटिकल वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालूं तो 1.73 को डिवाइड कर रहे हैं 1.414 से, यानी कि ये समथिंग 1.22 टाइम्स ऑफ A आता है ना। अच्छा, √2a/2 अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 0.7 समथिंग कुछ आती है, ये 0.7 समथिंग कुछ आती है ना। अच्छा, √3a ये 1.73 समथिंग आता है, ये 1.414 समथिंग आता है। अब बताओ इनमें आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है, इसीलिए फर्स्ट नियरेस्ट में हमने किसका नाम रखा था, पढ़ो, हमने इसका नाम रखा था, ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट में इसका नाम रखा था। सेकंड नियरेस्ट आप बोलिए किसको कहेंगे, सेकंड नियरेस्ट आप बताइए किसको कहेंगे, ये वैल्यू तो 1.22 समथिंग कुछ आ रही है ना, तो सेकंड नियरेस्ट ये होगा आपका, थर्ड नियरेस्ट ये होगा, फोर्थ नियरेस्ट ये होगा, 5 नियरेस्ट यहाँ होगा। जनरली पेपर में जो चीज़ें पूछी जाती है वो थर्ड नियरेस्ट तक ही पूछी जाती है, फिफ्थ नियरेस्ट तो खैर बहुत दूर की बात हो गई,
बट इस तरीके से काम चलता है। तो ये कहानी थी नियरेस्ट डिस्टेंसेस के बारे में। ये किसके बारे में कहानी थी? नियरेस्ट डिस्टेंसेस के बारे में, है ना? समझ रहे हो क्या? नियरेस्ट डिस्टेंसेस के बारे में ये कहानी थी। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल और पूछूं कि इस यूनिट सेल में √3a/√2 शो करने वाले कितने आइटम्स अवेलेबल हैं? √3a/√2 डिस्टेंस शो करने वाले कितने आइटम हैं? अगर मैं ऐसा तुमसे पूछूं तो तुम बोलोगे मैडम √3a/√2 वाली डिस्टेंस वो आइटम्स शो करते हैं जिनसे रेफरेंस आइटम के फेजेस टच नहीं हो पाए, और एक रेफरेंस आइटम क्योंकि सिर्फ 3 फेजेस को टच कर सकता है तो ऑब्वियसली 3 ही बचे होंगे। यानी कि ये डिस्टेंस शो करने वाले आप लोगों के पास इस यूनिट सेल में आपके पास ऐसे कितने आइटम्स हैं? ऐसे 3 आइटम्स हैं। ए डिस्टेंस को शो करने वाले आपके पास उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ए डिस्टेंस शो करने वाले आपके पास कितने आइटम्स हैं? आपके पास 3 आइटम्स हैं, है ना? 3 ही आइटम्स तो देखो ना, ए डिस्टेंस शो कर रहे हैं ओ से ए तक, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके बी तक, 3 ही है। √2a शो करने वाले, √2a कौन शो करते हैं? जिनकी फेस डायगोनल होती है और किसी भी पॉइंट से 3 ही फेस डायगोनल पॉसिबल है। तो ऐसे ये भी आपके पास कितने आइटम्स होते हैं? ऐसे ये वाले ये शो करने वाले भी आपके पास 3 ही आइटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। √2a/2 ये क्या होता है? ये फेस डायगोनल का आधा होता है। तो अगर 3 फेस डायगोनल्स हैं तो फेस डायगोनल के आधे वाले भी तो 3 ही होंगे, तो ये शो करने वाले भी 3 ही आइटम्स होते हैं। और √3a शो करने वाले ऐसे कितने होते हैं? वो मात्र आपका 1 होता है। आप टोटल करके देखिए आ रहा है क्या? 13 चेक करिए, 3 6 9 12 13 आ रहा है। एफसीसी में टोटल आइटम्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर के, 6 आप लोगों के फेस के, जिसमें से 1 को हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो बचे बोलो कितने? 13। 13 में से ए डिस्टेंस पर पाए जाने वाले बोलो कितने हैं? यूनिट सेल के अंदर, अपने खुद के यूनिट सेल के अंदर ए डिस्टेंस से पाए जाने वाले कितने हैं? 3। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि √3a/√2 के डिस्टेंस पर कितने और अदर एटम से खुद की यूनिट सेल में, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड, खुद की यूनिट सेल में, तो ऐसे 3 ही हैं। ठीक है, ऐसे मात्र 3 ही लोग हैं खुद की यूनिट सेल में। मैं खुद की यूनिट सेल की बात करी हूं, खुद के यूनिट सेल में। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कि ए डिस्टेंस शो करने वाले आप लोगों के पास, ए डिस्टेंस शो करने वाले आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर बीसीसी में कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पे भी 3 ही आइटम्स है ए डिस्टेंस शो करने वाले। अच्छा, अब कई लोगों की इसमें दिक्कत है कि नहीं मैडम, लेकिन सारी साइड तो ए लेंथ की होती है, तो टोटल 8 लेंथ होनी चाहिए ना, ए 3 काय को होंगे? भाई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ऐसे में तो सभी ए होंगे। हाँ, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताओ। अच्छा, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी डायगोनल कितनी होंगी? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तो यार बॉडी डायगोनल एक ही होगी, तो √3a शो करने वाला एक ही एटम होगा। अब क्योंकि रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बॉडी डायगोनल एक है, तो बॉडी डायगोनल का आधा भी तो एक ही एटम देगा ना। अच्छा, ये भी एक ही एटम देगा। और √2a शो करने वाले कितने होंगे? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टोटल 3 बॉडी फेस डायगोनल्स बन सकती हैं, तो ये देने वाले 3 एटम्स हैं। ये देने वाले आपके कितने आइटम्स हैं? ये 3 आइटम्स हैं। तो ऐसे आप काउंट करो कितने आइटम हो गए? 3 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए ऐसे टोटल? 8। कितने हो गए ऐसे टोटल? 8 दिख रहा है। और बीसीसी में वैसे भी आइटम्स कितने होते हैं? 8 और 1 9। अगर एक को रेफरेंस ले लोगे तो बचे 8। तो 8 कौन कौन से होते हैं, किस किस डिस्टेंस पे कितने कितने वाले हैं, वो मैं बता रही हूँ। सिंपल क्यूबिक में ए डिस्टेंस पे कितने आइटम्स होते हैं? ए डिस्टेंस पे 3 आइटम्स होते हैं। √2a डिस्टेंस शो करने वाले भी 3 आइटम्स होते हैं। और √3a डिस्टेंस शो करने वाला उसके खुद के यूनिट सेल में कितने आइटम्स देता है? वो 1। तो इसके ना पता है बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं एमसीक्यू में। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कल को मान लेते हैं मैंने तुमसे क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ लिया कि बताइए इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, व्हाट आर द, नहीं, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, रुको रुको, ऐसा नहीं बोलती, ऐसा बोलती हूँ इन एससीसी, ऐसा मैंने तुमसे कहा। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर विच शोज सेकेंड नेबरिंग डिस्टेंस इन 1 यूनिट सेल, मतलब एक ही यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है।
एक ही यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि सेकंड नेबरिंग डिस्टेंस वाले कितने हैं। तो आप जब आप दोगे सेकंड नेबरिंग डिस्टेंस कहते हैं √2a को, और ऐसे वाले कितने हैं, तो हमारे पास हमारे खुद के यूनिट सेल में कितने हैं 3। ठीक है, हमारे खुद के यूनिट सेल में कितने हैं 3, बराबर हमारे खुद के यूनिट सेल में कितने हैं 3। बट जब भी आपके पास एक सॉलिड होता है, जब भी आपके पास एक सॉलिड होता है, क्या उस सॉलिड में एक ही यूनिट सेल होता है? माय क्वेश्चन, डेफिनेटली नॉट। जब मैं सॉलिड स्टेट के बेसिक्स पढ़ा रही थी तब मैंने ये चीख कर बताई है कि एक यूनिट सेल के आजू बाजू ऊपर नीचे बहुत सारे अदर यूनिट सेल्स हो सकते हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ एक क्यूब बना के दे रही हूँ, इस क्यूब के बाजू में भी एक क्यूब होगा, इसके बाजू में भी एक क्यूब होगा, इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके यहाँ भी क्यूब होगा। मतलब ये पूरी तरीके से एक आपका यूनिट सेल बहुत सारे अदर यूनिट सेल से सराउंडेड होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा एक ही यूनिट सेल है और एक यूनिट सेल में फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस पे 3 एटम है मैडम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए। बट आपने तो देखिए चार्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है, कैसे लिख दिया आपने 6? है ना, लोगों का डाउट होता है ना कि मैडम पहला नेबरिंग डिस्टेंस को आपने कोऑर्डिनेशन नंबर कहने को कहा था, हमने आपकी बात मान ली और आपकी बात मानकर हमने बोल दिया कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर फिर 3। तो लेकिन आप तो चार्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 लिख रही हो, तो आपके 6 कहाँ से आए? तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर ये बात की जाती है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी सिर्फ एक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में नहीं देखा जाता है। वो एक यूनिट सेल का एटम अदर यूनिट सेल से भी तो शेयर हो रहा होगा, तो जितने भी यूनिट सेल से शेयर हो रहा है उन सभी में उसके पास नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या, देखो जैसे एक ए नीचे है तो एक ए ऊपर की तरफ भी होगा, एक ए ऐसे बाजू की तरफ भी होगा, एक ए इस तरफ भी होगा। समझ रहे हो? मतलब आजू बाजू और जितने यूनिट सेल उससे चिपके हुए हैं उन सभी में टोटल नियरेस्ट, उससे नियरेस्ट वाले और कितने हैं, ऊपर में नियरेस्ट वाले कितने हैं, नीचे में नियरेस्ट वाले कितने हैं, खुद के नियरेस्ट वाले कितने हैं, सबको अगर काउंट करें तो जाके जो वैल्यू निकलती है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जाके जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे केस में अगर मैंने ये कहा है तुमको कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला नेबरिंग डिस्टेंस था, पहला नेबरिंग डिस्टेंस बोलो कौन, ए। बट मैडम ए वाले में तो सिर्फ 3 ही एटम्स थे, तो 3 एटम्स तो उसके खुद के यूनिट सेल के थे। आजू बाजू जो अदर यूनिट सेल्स हैं उनमें भी एटम्स होंगे इसी सेम डिस्टेंस पर, और उन सबको वो टच कर रहा होगा, और उन सभी को टच करने की वजह से हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख के रखा है, 6। ठीक है, मैंने सेकंड नेबरिंग डिस्टेंस वाले को कितना लिख दिया, 12 लिख दिया। बट मैडम √2a डिस्टेंस पे तो सिर्फ 3 ही एटम है, तो भैया उसके खुद के यूनिट सेल में 3 है, आजू बाजू के जो अदर यूनिट सेल्स होंगे उनमें भी होंगे, और सबको काउंट करके हमने टोटल कितना लिखा है, 12। ठीक है, ऐसे बात होती है। तो क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का पहला नेबरिंग डिस्टेंस बताओ, दूसरा नेबरिंग डिस्टेंस बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, पांचवा बताओ, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछी जाती है कि बताइए किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर पहला नेबरिंग डिस्टेंस शो करने वाले, एक यूनिट सेल बोला है मैंने, एक क्रिस्टल नहीं बोला है, मैंने एक यूनिट सेल बोला है। यूनिट सेल मतलब मैं सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रही हूँ। एक यूनिट सेल के अंदर नेबरिंग डिस्टेंस शो करने वाले, पहला नेबरिंग डिस्टेंस शो करने वाले कितने हैं, तो आप बोलना 3 है, 3 है, 1 है, बराबर इस तरीके से। बट अगर ये बोला जाए कि सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल में पहला नेबरिंग डिस्टेंस शो करने वाले कितने हैं, सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल में तो 6 हैं। सेकंड नेबरिंग डिस्टेंस शो करने वाले फिर 12 हैं, क्योंकि क्रिस्टल कंप्राइजेज ऑफ मैनी यूनिट सेल, है ना, क्रिस्टल कंप्राइजेज ऑफ मैनी यूनिट सेल्स, बराबर। और आपको उसकी कैलकुलेशन में नहीं घुसना कि मैडम वो एग्जैक्ट 12 कैसे आया, आप ड्रॉ करके दिखाओ कि कौन कौन से वो 12 लोग हैं, कहाँ कहाँ के वो 12 लोग हैं, अननेसेसरी उसमें मत घुसो। ठीक है, उसके लिए मुझको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के आजू बाजू ऊपर नीचे वाले ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसका कोई सेंस नहीं बैठेगा। जितना मुझे समझाना था, जो तुम्हें मुझे बताना था, मैं ऑलरेडी तुमको ये सारी चीज़ें बखूबी तरीके से बता चुकी हूँ। डन। तो कई बार कैसा होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट कैसा याद करता है कि पहले नेबरिंग डिस्टेंस को ए कहते हैं, बट वो ये नहीं देखता है कि सिंपल क्यूबिक में ए कहते हैं, बीसीसी में उसको √3a/2 कहते हैं, और एफसीसी में भैया उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग आपका √2a/2 कहते हैं।
तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार सिंपल फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस को मैं क्या कहूँ, या कई बार इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है, क्लोजेस्ट मतलब सबसे करीब, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से यूनिट सेल में बात करो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कैसी करेगी, वेरी करेगी। अभी मैंने जो तुम्हें पूरी बातचीत बताई, इस पूरी बातचीत के दौरान मेरा पता है क्या एम रहा, मेरा एम ये रहा कि आपका जो क्रिस्टल है या फिर आपका जो यूनिट सेल है उसमें कैटायन अनायन जैसी कोई झंझट नहीं है। मतलब आयरन ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक, लेड ब्लॉक, इस टाइप के यूनिट सेल मैंने लिए जो सिर्फ एक एटम से बने हुए होते। एक एटम से बने हुए मतलब सिर्फ एक ही टाइप के एटम, नो कैटायन नो अनायन। बट आगे की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे कि अगर मैडम किसी यूनिट सेल में कैटायन और अनायन दोनों हैं, जैसे NaCl, CHCl आगे मैं सिखाऊंगी, तो उसमें भी नेबरिंग डिस्टेंस क्या फिर ऐसे ही निकाला जाएगा क्या? तो तब का तब देखेंगे। ये पूरा लॉजिक, ये पूरी बातचीत तब वैलिड है जब हम लोगों का क्रिस्टल सिर्फ एक ही एटम से बना है, उसके पास कोई दूसरा अदर एटम नहीं है, तब ये पर्टिकुलर चीज़ वैलिड है। ठीक है, बस ख़त्म कहानी हमारी। तो थोड़ा सा खैर लेंदी हुआ है पार्ट, बट क्या कर सकते हैं, समझाने के लिए ज़रूरी है। तो ये ट्रिक आप थोड़ी सी याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखवाई थी कि अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर एटम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऐसा पूछ ले, ऐसा स्पेसिफाई करके पूछे कि मैं एक रेफरेंस एटम हूँ और श्रेयन मान लेते हैं एक अदर एटम है, और मान लेते हैं स्पर्श एक अदर एटम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे और श्रेयन के बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मेरे और स्पर्श के बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना है, ऐसा नहीं होगा। तुम बोलोगे नहीं मैडम एक ही एटम के तो यूनिट सेल है ना हम लोग, वो भी आयरन मैं भी आयरन, वो भी कॉपर मैं भी कॉपर, तो सेम आना चाहिए, आप भी कॉपर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेफरेंस एटम की अदर एटम्स के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदलेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मैथ्स का प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, क्यूब्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप मेरे और श्रेयन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। अगर डिस्टेंस 3a आता है, a आता है, 2a आता है, a/2 आता है, तो बिना दिमाग चलाए बोल देना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। ये पहले नियरेस्ट के लिए लेकिन बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे भी पहले नियरेस्ट के लिए डिफाइन होता है, लेकिन कई बार बुक्स वाला बोल देता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सेकंड नियरेस्ट। वैसे अगर उसको कभी सेकंड नियरेस्ट के लिए पूछना है तो वो डायरेक्ट पूछेगा नाम देकर, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट से वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको जो यूनिट सेल दिया गया है वो उस यूनिट सेल का ऊपर नीचे आगे पीछे सब ड्रॉ करे और कैलकुलेशन करे, इतना वो नहीं परेशान करेगा। बट अगर पहले नियरेस्ट के लिए पूछा है तो आपको ये दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो जिनके बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, और जो डिस्टेंस जिस रेंज में आ जाए उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के बात खत्म कर दो। ठीक है, बस खत्म हो गई हमारी कहानी। ठीक है, तो ये पूरी कोऑर्डिनेशन नंबर की जर्नी थी। बाकी आप जो मैंने 1D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट पढ़ाया है उसमें भी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवाए हैं, तो इस चार्ट को कृपया करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस रेशियो रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में नहीं है बट पढ़ने पड़ते हैं वो सब। ठीक है, तो ये सब बातचीत। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।